नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। उस ब्लास्ट जिसकी जांच आज से एनआईए करने जा रही है, उसकी शुरुआत एनआईए की तरफ से हो रही है। बड़ा सवाल कि इस जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी। जिस धमाके से बांका का नवटोलिया इलाका दहल गया, सिहर गया और मदरसा ध्वस्त हो गया, उसकी जांच अब एनआईए करेगी। जांच इस बात की होगी कि धमाके के पीछे कौन आतंकी संगठन तो नहीं है। साथ ही धमाके में मारे गए मौलाना का कनेक्शंस का भी जांच इस दायरे में शामिल होगा। एनआईए करेगा बांका धमाके की जांच, आतंकी कनेक्शन की होगी तफ्तीश, सामने आएगा धमाके का सच। बांका के नवटोलिया मदरसा ब्लास्ट की जांच एनआईए करेगा। लोकल थाने में दर्ज एफआईआर को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। अब पूरे मामले की तफसील से जांच होगी। जांच इस बात की होगी कि इस धमाके के पीछे कोई आतंकी मॉड्यूल तो नहीं और कहीं मदरसे में आतंकियों का स्लीपर सेल तो नहीं था। पहले स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की, फिर एफएसएल और बाद में एटीएस की टीम जांच के लिए पहुंची। एफएसएल की शुरुआती जांच में विस्फोट में बारूद के अंश मिलने की बात कही गई थी, जिसके बाद इसके आतंकी कनेक्शन का शक जताया जा रहा है। इस मामले में जिस तरह से बकायदा इनपुट्स मिले थे, जिस तरह से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया था कि उस मदरसा में जिस वक्त में वो ब्लास्ट हुआ था, वहां पे जिस तरह से हादसा हुआ था, वहां पे जांच के दौरान वहां पे कुछ विस्फोटक के नमूने भी प्राप्त हुए। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया है। ब्लास्ट में मदरसे के इमाम अब्दुल मोबीन की मौत हुई थी, जो झारखंड के देवघर का रहने वाला था। लिहाजा बिहार से लेकर झारखंड तक उसके कनेक्शन को खंगाला जाएगा। मंगलवार को हुए धमाका इतना तगड़ा था कि मदरसे की बिल्डिंग भर-भरा कर गिर गई थी। पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की और अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई, जिसका नाम अब्दुल मोमिन है। वो 33 साल का युवक झारखंड के देवघर का रहने वाला है। लिहाजा अब जांच का दायरा बिहार के साथ साथ झारखंड में भी बढ़ चुका है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार नेपाल से सटा हुआ इलाका है और नेपाल से जिस तरह से बकायदा पहले भी कई बार आतंकी गतिविधियां हुई है और जिस तरह से वहां पर इस मामले में भी संदिग्ध गतिविधियों को देखा जा रहा है, लिहाजा एक तरह से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मामले की गंभीरता में को देखते हुए आगे तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण जो इनपुट जो है बकायदा वो निकल के आ सकते हैं। मंगलवार 8 जून को बांका के नवटोलिया मदरसा में जोरदार धमाका हुआ था और मदरसे की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। सुबह 8 बजे हुए जोरदार धमाके से गांव में दहशत फैल गई और गांव के सभी पुरुष सदस्य फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से मदरसा बंद था। ऐसे में सवाल है कि बंद मदरसे के अंदर चल क्या रहा था। अब एनआईए इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। बांका से नागेंद्र के साथ दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। तो देखिए, बांका ब्लास्ट में अब तक क्या कुछ हुआ, ये तारीख दर तारीख जान लेते हैं। तो 8 जून मंगलवार का दिन जब मदरसा में तेज धमाका होता है, ये वो तारीख थी जब सबसे पहले 8 जून मंगलवार को मदरसे में तेज धमाके से पूरा इलाका जो है दहल गया था। 8 जून को ही मदरसे के इमाम अब्दुल मोबीन की मौत हो गई। 8 जून को एफएसएल जांच में बारूद के निशान मिले। 9 जून की तारीख जब एटीएस की टीम ने घटनास्थल की जांच की, पड़ताल की। वहीं 10 जून को एटीएस की टीम ने दोबारा जांच की, घटनास्थल पर पहुंचे और 10 जून को एनआईए के हवाले जांच का जिम्मा जो है वो दे दिया जाता है। 10 जून को एनआईए ने एफआईआर को टेक ओवर कर लिया। तो देखिए, बांका ब्लास्ट में अब जांच का दायरा बढ़ता हुआ और हर दिन इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच में तेजी आती हुई। एनआईए की टीम आज जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, जिसकी शुरुआत आज 11 बजे की जाएगी और 11 बजे ये टीम जो है
वो जांच स्थल पर पहुंचकर जांच करती हुई नजर आएगी। ब्लास्ट स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। एटीएस और एफएसएल की टीम से भी संपर्क करेगी एनआईए की टीम। अब तक हुए जांच की पूरी जानकारी ली जाएगी कि आखिर क्या कुछ घटनास्थल से बरामद किया गया, क्या इस वक्त तक जानकारी इस टीम के जरिए एनआईए को दी जाती है और एनआईए कंक्लूजन पर कब तक पहुंचती है। ये तमाम चीजों पर निगाह टिकी हुई है। और सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बांका से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, चूंकि एनआईए ने पूरे जांच का जिम्मा अब अपने हाथों में ले लिया है, क्या एनआईए की टीम जो 11 बजे पहुंचने वाली है उससे पहले हलचल आपको नजर आती है वहां? मैं बता दूं कि घटनास्थल पर स्थानीय घेराबंदी करके दिनों से है और घटनास्थल को पूरी तरह से घेराबंदी कर दिया गया है। रही बात एनआईए की, तो कल एसपी और डीएम का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने एनआईए की घटना से अपने आप को अनजान बताया। और रही बात की अब तक जो एसएफएल और टीम जांच हुई है, एटीएस की टीम के जो लीड कर रहे थे रंजीत सिंह से मेरी बात हुई। उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि अब तक की जांच में जो प्राइमा फेसी जो एविडेंस मिले हैं, कोई बड़े शक्तिशाली विस्फोटक का अंदाजा नहीं लग रहा है। एसएफएल की टीम का जो जांच के लिए गया फॉरेंसिक के लिए, उसकी कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई है। और जिला प्रशासन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने सीधे तौर पे कल इनकार किया कि प्राइमा फेसी अब तक जो साक्ष्य एविडेंस हम लोगों को घटनास्थल से मलबे से मिला है, उसमें सीधे तौर पे जो भी मिला है उसको देसी बम के तौर पे पेश किया जा रहा है। अब रही बात कि लोगों का भी कहना है कि एनआईए जैसी प्रतिष्ठित और बड़ी जो एजेंसी है इसकी जांच करे और इसके तह तक जाए असल में वहाँ पे किस तरह का विस्फोटक था, क्या मंशा थी या किसी से जुड़ाव था कि नहीं। अब लोग भी चाहते हैं और ऐसे में एनआईए की जांच जब आज से शुरू होती हुई नजर आएगी, क्या कुछ स्थितियां स्पष्ट होती है, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एनआईए जो है वो 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब घटनास्थल पर पहुंचेगी और अब उस पूरे केस को जब उसने टेक ओवर कर लिया है तो घटनास्थल पर घेराबंदी भी कर दी गई है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। शंकर, एनआईए ने इस पूरे घटना के बाद अपनी तेजी ला दी है, टेक ओवर कर चुकी है वो इस पूरे ब्लास्ट के मामले को लेकर। अब ये माने कि ये कंफ्यूजन दूर हो पाएगा कि वहां पर किस तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, विस्फोटक था ज्यादा इंटेंसिटी या कम इंटेंसिटी का, या ये किस तरीके से घटना सामने आई? देखिए विभा, जिस तरह से ये मामला आया है, ये मामला काफी संगीन है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से एनआईए के अधिकारी अभी एटीएस के अधिकारियों के साथ में भी संपर्क में जुड़े हुए हैं और जो शुरुआती तौर पे जानकारी मिली है कि ये जो कई बॉक्स है उसमें ये बम बना करके रखा गया था और ये जो बम बनाने वाला जो डब्बा है वो दूध वाला जो डब्बा होता है उसमें रखा गया था। उसमें विस्फोटक और उसमें कील, उस तमाम चीज़ों को डाल करके बम बनाया गया था और कई डब्बों में रखने के बाद वहाँ पर एक साथ रखा हुआ था जिसमें कि एक बम जो है ब्लास्ट किया। उसके बाद देखते देखते ही तमाम जितने उसके साथ में बम थे वो सारे ब्लास्ट कर गए। तो यहाँ पर जो स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा उसकी मारक क्षमता नहीं थी, लेकिन इतने मात्रा में वहाँ पे बम बना करके रखना और एक कई बक्सों में वहाँ पे बम बना कर रखा गया था। तो इसकी मंशा क्या थी, किस तरह से ये बम बनाया गया था? कहीं ये ट्रेनिंग तो नहीं चल रही थी बम बनाने की, एक बड़े स्तर की बम बनाने की, या वहां पर किस तरह से मंशा रही हो, किस तरह का वहां पे आतंकी वारदात को अंजाम देना है, या कहीं पे आतंकियों को ट्रेन करने की एक मंशा तो नहीं थी। तो इसलिए ये जो मसला है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए एनआईए के अधिकारी अभी लगातार एटीएस के अधिकारियों के संपर्क में जुड़े हुए हैं। और ये जो सुतली बम कहते हैं, सुतली वहाँ पे जो पतले धागे से बांधा गया था, उस धागे को बहुत अच्छे तरीके से नहीं बांधा गया था। जिस तरह से वहाँ से मौके पे जो फॉरेंसिक नमूने इकट्ठा किए गए तो उसमें तो एक बात तो स्पष्ट है कि उसमें आरडीएक्स जैसा सामान नजर नहीं आया है। आरडीएक्स जो काफ़ी तीव्र मारक क्षमता होती है तो उसकी मारक क्षमता वहां पे अनुमान लगाया जा सकता है कि आरडीएक्स तो बिल्कुल यहाँ पर आरडीएक्स के जैसे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन कम इंटेंसिटी के भी बम को इस मदरसे के अंदर क्यों रखा गया था और इस बम को यहाँ पर रखने के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे, इस तय तक पहुंचने के लिए जांच का दायरा बढ़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।
आमतौर पर कोविड अस्पताल प्रशासन की ओर से जानकारी जो है वो सामने रखी जाती है कि कोरोना से किन लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की मौत हुई। राज्य सरकार को संक्रमितों की मौत का आंकड़ा और डेटा जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। राज्यों से केंद्र सरकार के पास ये डेटा भेजे जाते हैं। लेकिन दूसरी लहर के दौरान काफी लोगों की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान या ट्रीटमेंट के दौरान हो गई, जिसे डेटा सिस्टम में जोड़ा नहीं गया। अब सियासी महाभारत इस बात पर मची है कि आंकड़ों के साथ क्या खेल किया गया, लेकिन सच्चाई क्या है, पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। 8 जून कोरोना से मौत का आंकड़ा 5,458। 9 जून कोरोना से मौत का आंकड़ा 9,375। एक दिन में कैसे बढ़ा 3,917 का आंकड़ा। कोरोना से मौत के इसी आंकड़े पर बिहार सरकार घिर गई है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने कोरोना से मौत का सच छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब सरकार की तरफ से ही आंकड़े जारी किए गए हैं तो उस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का क्या कहना है, ये आप सुन लीजिए। जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। सवाल तब खड़े हुए जब 9 जून को देश में कोरोना से कुल 6,139 मौत का मामला सामने आया। इनमें सबसे ज्यादा 3,917 मौत बिहार में बताई गई, जिससे मौत के मामले में बिहार 16वें से सीधे 12वें स्थान पर पहुंच गया। यानी इसके पहले बिहार में 72% मौत के आंकड़े को शामिल ही नहीं किया गया था, जिसे जोड़ने के बाद आंकड़ा 9,375 हो चुका है, जबकि पहले ये मौत का आंकड़ा 5,458 बताया गया था। सत्यापन के बाद पटना में सबसे अधिक 1,070 अतिरिक्त मौतें जोड़ी गई। इसके बाद बेगूसराय में 316, मुजफ्फरपुर में 314 और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 222 अतिरिक्त मौतें जोड़ी गईं। हम लोग उसको भी देख रहे हैं कि अगर इन दो बिंदुओं पर कहां पर चूक हुई है, किन जगहों पर, उन लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। कोरोना से मौत जैसे संवेदनशील मामले में आंकड़ों में लापरवाही करने वालों पर विभाग ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन इस मामले से सरकार की किरकिरी जरूर हुई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए साकेत कुमार और रजनीश कुमार के साथ दिल्ली से संवाददाता अमितेश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, मौत के आंकड़ों पर महाभारत मची हुई है। खबर को समझना जरूरी है। कोरोना से मौत के बाद बड़ी तादाद में लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी कि आखिर उनकी मौत किन वजहों से हुई। 2 दिन पहले मौत का जो आंकड़ा 5,000 बताया जा रहा था, 2 दिन बाद आंकड़ा बढ़कर 9,000 हो गया, क्योंकि बिहार सरकार ने कोरोना से होने वाले मौत के आंकड़े को 15 से 20 दिनों में इकट्ठा किया। ये ऐसे लोग थे जो किसी सरकारी अस्पताल में नहीं थे। कोरोना से मौत की पुष्टि के लिए सीएम नीतीश ने निर्देश दिया था और सीएम के निर्देश पर 18 मई को 2 कमेटियों का गठन किया गया। कमेटियों को कोरोना से मौत का सत्यापन करना था। जांच के लिए बनी कमेटी ने 8 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 20 दिन में 3,951 ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनकी संक्रमण की वजह से अस्पताल, घर, कोविड सेंटर, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल या फिर इलाज के लिए अन्य जिले से दूसरे जिले में जाने के दौरान मौत हो गई। मौत की पुष्टि के बाद 8 जून तक सरकारी रिकॉर्ड में मौत का जो आंकड़ा दर्ज था वो 5,424 था, वो अब बढ़कर 9,375 पर पहुंच गया। बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां बेकाबू हाथी ने कोहराम मचा दिया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है और हाथी के कोहराम के बाद मचे भगदड़ में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से यहां पर
कोहराम मचा हुआ है और वो भी एक हाथी की वजह से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए किस तरीके से ये हाथी जो है वो लोगों को दौड़ाता हुआ, रौंदता हुआ, और एक शख्स को देखिए किस तरीके से उसने अपनी सूंड में उठाया और उसके बाद उसे उठाकर वो फेंक देता है। कई घरों को भी इस हाथी ने नुकसान पहुंचाया है और बेहद खतरनाक हो सकते हैं ऐसे में लोगों का आसपास मौजूद रहना। और आज आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन है। इस मौके पर लालू प्रसाद ने दिल्ली में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। लालू प्रसाद इन दिनों अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। गुरुवार की देर रात लालू प्रसाद ने बेटी मीसा भारती और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उपस्थिति में केक काटा, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आरजेडी ने लालू प्रसाद के जन्म दिवस को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और इस मौके पर पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया है। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर पटना में हर चौक चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लालू प्रसाद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया गया है। तो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पटना आरजेडी ऑफिस के बाहर भी समर्थक जो हैं वो बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। समर्थक इसे सद्भावना दिवस के तौर पर मना रहे हैं। देखिए ये बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं लालू प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर। उनका ये कहना है कि लालू प्रसाद उनके लिए महानायक जैसे हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन है और पार्टी ने आज के दिन को सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस वक्त हम राजद के प्रदेश कार्यालय में और देखिए धीरे धीरे जो आरजेडी के वर्कर हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। आज पार्टी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और तेज प्रताप यादव की उपस्थिति में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और रक्तदान को महादान बनाया गया है। बैनर और पोस्टर के माध्यम से भी जगह जगह राजधानी पटना में इस जन्मदिन के बारे में तमाम तरह की बातें जो हैं, अपने नेता के प्रति जो श्रद्धा है उसको राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जाहिर किया है। आज का 74वां जन्मदिन विशेष इसलिए हो जाता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी बाहर हैं और सभी लोग आज देश के बिहार के करोड़ों अरबों लोग आज उनको दुआ दे रहे हैं और आज जगह जगह पर चूंकि गरीबों के मसीहा थे तो सभी नेताओं को कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है सब लोग गरीबों को भोजन कराएंगे और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही निर्देश है कि जो गरीब हैं उनको आज भोजन कराया जाएगा। हालांकि केक काटने का कोई आयोजन नहीं है लेकिन रक्तदान शिविर का जरूर आयोजन किया गया है पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। वैसे लालू प्रसाद यादव जो इन दिनों दिल्ली में है स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर है वो, और उन्होंने कल देर रात केक भी काटा है राबड़ी देवी और मीसा भारती की उपस्थिति में। निश्चित तौर पर राजद के लिए आज का दिन बेहद खास है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो लालू प्रसाद के जन्मदिन पर वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने घोड़े पर सवार होकर रैली निकाली। बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा और भगवान बताते हुए नारेबाजी की और गांव में ये रैली जो है वो घुमाई जाती है, निकाली जाती है। रैली में महिलाएं भी शामिल नजर आई। बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू जी का साव समाज सभी समाज के लोगों ने आज लालू जी को गरीबों के मसीहा के रूप में, भगवान के रूप में, जो गरीबों के भगवान है इस रूप में उनको गरीब स्वाभिमान दिवस के रूप में लालू बाबू का जन्म दिवस मनाया है। और आज हम लोग घोड़े पर चढ़कर लालू जी का जन्म दिवस 74वां मनाया हूँ कि लालू जी गरीबों के भगवान है। हजारों साल लालू बाबू जी और दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, स्वस्थ हो और लालू बाबू गरीबों को भलाई करेंगे। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का आज 74वां जन्मदिन है और लालू प्रसाद अपने जन्मदिन को बेहद सादगी से मना रहे हैं। लालू प्रसाद दिल्ली में पंडारा पार्क स्थित मीसा भारती के सरकारी आवास पर इस वक्त हैं।
आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा समेत कई नेताओं ने लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के सरकारी आवास जो कि पंडारा पार्क में है, वहीं पर लालू यादव इन दिनों रह रहे हैं। एम्स से आने के बाद यहीं पर लालू यादव हैं और खासतौर से देखा जाए तो अस्वस्थ होने के चलते और कोरोना का जो अभी दौर चल रहा है, इस कोरोना काल में लालू यादव ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। बेहद सादगी से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। देख सकते हैं मीसा भारती के घर पर किस तरह से सजावट हुई है। यहाँ पर गेट पर लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर कल रात में ही मीसा भारती और लालू यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की मौजूदगी में लालू यादव ने केक काटा, जन्मदिन मनाया बेहद सादगी के साथ। आज सुबह सुबह राज्यसभा सांसद आरजेडी के हैं मनोज झा, वो पहुंचे थे बधाई देने। इसके अलावा विनोद कुमार श्रीवास्तव जो कि मोतिहारी से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं, पहले लालू यादव के निजी सचिव रह चुके हैं, वो पहुंचे थे बधाई देने के लिए। तो बेहद सादगी के साथ यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है दिल्ली में। हालांकि बिहार के अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो वहाँ पर गरीबों को भोजन आज दिया जा रहा है जन्मदिन के मौके पर, और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। लेकिन दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बेहद सादगी से लालू यादव अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।